वेलकम बैक गाइस। आज लेक्चर 2 है हमारा और लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कैजुअल सेल्स का, मेथड नंबर 1 था। उसके अंदर कैसे कैसे और क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम देखेंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चंस पहले लेंगे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड नंबर 2 एंड 3 नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में, एंड देन वील सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर्स। तो फटाफट से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक बार उसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब आपके यहाँ पर नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या फिर आपके पास कस्टमर्स ऐसे हैं जो हो सकता है कंपटीशन की वजह से किसी और के पास जा सकते हैं, तो यू ट्राई टू परसुएड देम, उनको ऑफर्स देकर। उसमें से एक तरीका होता है जहाँ पे होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली रिटेलर्स को परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट रखें, और वो उनको अपना प्रोडक्ट भेजते हैं ट्राई करने के लिए। ट्राई वो खुद नहीं करता रिटेलर, इट डायरेक्टली बेसिकली सेल्स इट टू दी अदर कस्टमर्स, और अगर उससे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर हम उसको सेल मान लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे पहला मेथड ऐसा पढ़ा था जहाँ पे हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट बहुत कम थे, तो भेजते वक्त ही हम सामान को सेल्स मान लेते हैं। उसके बाद जब बाद में उस प्रोडक्ट की अप्रूवल आ जाती है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने पहले से ही उसको सेल्स माना हुआ है। हाँ, अगर प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए तो उसकी रिटर्न की एंट्री तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर ईयर एंड आ जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर ईयर एंड आता है तो हमें दो दिक्कतें होती हैं। पहला तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपकी जो रेवेन्यू है वो गलत बुक हो गई, और दूसरा आपकी इन्वेंट्री भी बुक नहीं हो पाती। अब आपको पता है इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो उसको आपको रीबुक करना पड़ेगा जिससे कि आपके प्रॉफिट सही आ जाए। और सेल्स को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेल्स आपके कंफर्मेशन आने वाले साल में आने वाला है तो अभी आप उसको बुक करके क्या कर रहे हो, आप इस साल के प्रॉफिट्स तो गलत कैलकुलेट कर रहे हो। दिस इज द रीजन वाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या और भी अथॉरिटीज इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जीएसटी आ गया, तो वो भी इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो देखो, आपको यहाँ पर क्लोजिंग पे सेल्स को रिवर्स करना है और इन्वेंट्री को रीबुक करना है। इन्वेंट्री को जब रीबुक करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसको बुक करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का नाम ही इन्वेंट्रीज है, जो कहता है कि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट वर्सेस एनआरबी पे होनी चाहिए। आज मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन और करूंगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे, नॉट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस पे। कहता है सी सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं, आई एम नॉट पिकिंग एनी न्यू क्वेश्चन। हाउएवर हम जब पास्ट ईयर सॉल्व करेंगे तो हमें नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। कहता है 15 सितंबर को उसने गुड्स सेंड करे हैं, कॉस्ट प्लस 33.1/3%। दिस इज नथिंग बट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 33,333%। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये 33.3333% है। इसे 1/3 भी बोल देता है सिंपली, ठीक है? और आपका जो सेल प्राइस है वो कितना है? 1 लाख। देखो, थोड़ा सा डिस्कशन में यहाँ पे स्लो करूंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है। आपको जिस चीज़ के ऊपर प्रॉफिट बेस्ड होता है, अगर आपको ये चीज़ पता है कि मैंने अगर 100 रुपये का सामान लिया और उसमें मैंने प्रॉफिट जोड़ा है लेट्स से 20% का, तो मेरे पास जो सेल प्राइस या इसको हम इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं, ये 120 का आ जाएगा। गॉट इट? तो 120 का मैंने सामान बेच दिया। अब मुझे क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होगी उससे मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करने की कोशिश करूंगा और इसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, या सेल प्राइस। ये मेरे लिए बेस लाइन हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला होता है कि प्रॉफिट कॉस्ट पर बेस्ड नहीं है, प्रॉफिट आपका सेल प्राइस पे बेस्ड है। तो देखो, इजी कैलकुलेशन करने के लिए जिस चीज़ के ऊपर प्रॉफिट बेस्ड होता है उसको 100 मानना। इससे आपका जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो डायरेक्टली उसी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 100 का 20% इज नथिंग बट 20 ओनली। तो ये इजी कैलकुलेशन हो जाती है, 100 के बेसिस पे सारे परसेंटेजेस इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे उस चीज़ को 100 माना है जिस चीज़ के ऊपर प्रॉफिट बेस्ड है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कॉस्ट पर बेस्ड है तो हमने कॉस्ट को 100 माना। ऑटोमेटिकली सेल प्राइस बड़ा होता है तो उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और प्रॉफिट क्या, सेल प्राइस क्या आ जाएगा आपका? 120। ठीक है? जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं लगाने की कोशिश करूं तो 100 आपका सेल प्राइस माना, मैं कॉस्ट प्राइस माना मैंने, और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 33.3333%। तो आपका सेल प्राइस आ जाना चाहिए 133.33%। गॉट इट?
अब इसके बेसिस पर ही मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये कॉस्ट हो गई, ये प्रॉफिट हो गया और ये सेल प्राइस हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है वो सेल के ऊपर बेस्ड होगा, तो ऐसे केस में आप सेल को 100 मानेंगे तो उससे सीधा सीधा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 33.333%। अब आपको निकालना है कॉस्ट, तो आप रिवर्स आ रहे हैं, आप उल्टा आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए यू विल टेक 66.67, 100 में से 33 माइनस करेंगे तो आपका 66.67% आ जाएगा। आप इसे 6666 कैलकुलेटर में रख सकते हैं जिससे कि राउंड ऑफ का एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, 1-2 रुपए का। नेवर माइंड, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हमें यही इक्वेशन दे रखी है। एक और चीज, कभी कभी आगे चल के यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस्ट लिखा होगा तो ये कॉस्ट प्राइस होगा। फिलहाल के लिए जब कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे ये सेल प्राइस है, क्योंकि जब हम सामान भेजते हैं तो हम अपना प्रॉफिट उसमें अज्यूम करके भेजते हैं, तो ये सेल प्राइस है, इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला जो एंट्री डलेगी वो है सितंबर 15 की, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस आपका 1 लाख रुपए है। तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। भेजते वक्त ही हम क्या मान लेंगे, सेल्स। तो कस्टमर्स ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने सेल्स मान ली कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। गॉट इट। अब इसके बाद 20 तारीख को वही गुड्स में से कुछ गुड्स 40,000 के वापस कर दिए, ये भी सेल प्राइस है, कुछ नहीं कहा। जब तक कॉस्ट नहीं कहेगा आप उसको सेल प्राइस ही मानना। ठीक है, तो यहाँ पे सामान वापस कर दिया। अब देखो, सामान वापस कर दिया तो टेक्निकली उसकी कभी भी अप्रूवल नहीं आएगी। अगर उसकी कभी भी अप्रूवल नहीं आएगी तो मुझे आज ही उस सेल्स को रिवर्स कर देना है। यू कैन राइट सेल्स, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, आपके हर जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमारा इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करता है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल एंड दैट इज गोइंग टू बी 40,000। इसके बाद आपका आगे चल के उसने 25 नवंबर को बोला है कि रिसीव्ड लेटर्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स 40,000। आपके पास 40,000 के लेटर्स आ गए अप्रूवल के, यानी सेल्स अप्रूव हो गई। इसका मतलब मुझे कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी सेल्स मैंने 1 लाख रुपए की बुक कर रखी है। उसमें 40,000 की अप्रूवल आ गई तो 40,000 अलग से थोड़े ना बुक करेंगे, उस 1 लाख में हो तो रखी है बुक। एक चीज और, दिस इज जस्ट माई वे ऑफ टेलिंग यू कि कैसे फ्लो एंट्रीज का चल रहा है। इवन दो मैं ये भी बोलूंगा आपको साथ में कि आपको ये पेपर में नहीं लिखना है। नो एंट्री का जो टॉपिक है, दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन वर्किंग नोट नंबर, वट एवर द वर्किंग नोट विल बी। आप उसमें प्रेजेंट करें, वर्किंग नोट डाल के उसका वर्किंग नोट नंबर 1, 2 बना के वहां लिखिएगा। प्रेजेंटेशन वो बेटर है। तो शुरुआत के क्वेश्चन से मैंने बीच में इसलिए लिखा है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग। बाद में जब हम इससे यूज टू हो जाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एंट्रियां बाद में, नोट बाद में डाल देंगे, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब तक। अब आ गया ईयर एंड। देखो 1 लाख में से 40,000 तो रिजेक्ट हो गए, 40,000 अप्रूव हो गए, तो 20,000 का क्या, ना तो अप्रूवल ना रिजेक्शन। तो अब इसके लिए मुझे, क्योंकि ईयर एंड हो गया है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है आपने इसको ऑलरेडी सेल्स बुक कर रखा है, 1 लाख सेल्स बुक कर रखा है, उसमें 20,000 भी सेल्स बुकड है, तो इसे हटाओ क्योंकि इससे आपके प्रॉफिट गलत आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी टोटल एंट्री रिवर्स हो गई। ठीक है, बट साथ साथ मुझे, ये मैंने 20,000 का करा, साथ साथ मुझे इन्वेंट्री भी बुक करनी है। बट द प्रॉब्लम इज मेरे पास 20,000 जो दिया हुआ है दैट इज अ सेल प्राइस, और मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब आपको मैं बता देता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है, जिसका नाम ही इन्वेंट्रीज है, वो कहता है इन्वेंट्री की वैल्यू आपको लेनी है कॉस्ट वर्सेस एनआरवी विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम हो। अब दोनों में से कम आपका यहाँ पे तो कॉस्ट ही गिवन है, मतलब निकाल तो आप कॉस्ट सकते हो ना, एनआरवी तो आपको कभी निकालने का तरीका दिया होगा क्वेश्चन में तो निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो उसको अज्यूम करना है कि वो कॉस्ट के इक्वलेंट है। देखो कभी कभी बच्चे यहाँ पे गलती भी करते हैं, दोनों में से कम लेना है। मान लो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाता है, 16,000 आ जाता है, एनआरवी हमारी कितनी है हमें पता नहीं, तो बच्चे कहते हैं 0 मान लो और दोनों में से लोअर ले लो 0, और उसके बाद आंसर क्या कर दो, इसका 0 कर दो।
क्योंकि लोअर तो जीरो है नहीं। जस्ट बिकॉज हमें एनआरवी क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एनआरवी निल है। आपको उसको कॉस्ट के इक्विवेलेंट ही मानना है और 16,000 ही मान लेना है। उसमें दोनों का लोअर 16 ही होगा तो कॉस्ट पे ही आ जाएगा। इसलिए अक्सर क्या होता है कि हम ये रट लेते हैं कि कॉस्ट पर ही इन्वेंट्री को बुक करना है, बट दैट इज नॉट ट्रू। आपको एनआरवी भी देखनी पड़ती है। इवन दो क्वेश्चन में जब एनआरवी गिवन नहीं होगी तो आप उसे कॉस्ट के इक्विवेलेंट मान लेंगे। इन दैट केस कॉस्ट ही आपकी क्या बन जाएगी, इन्वेंट्री की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब देखो फिर से जाते हैं वापस। यहाँ पे 20,000 इन्वेंट्री, मुझे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है। तो इन्वेंट्री का सेल प्राइस कितना है, इन्वेंट्री का सेल प्राइस है 20,000। मैं कॉस्ट कैसे निकालूं, तो यूनिटरी मेथड है। हम बोलेंगे कि आपका जो सेल प्राइस है 20,000 दैट रिप्रेजेंट्स 133.33%। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 133 को। इससे डिवाइड करेंगे, जो अपना ही सेम साइड है उससे डिवाइड करेंगे। एंड हमें निकालना कितना है, 100। अगर ये 133 है तो 100 कितना होगा, तो इससे आंसर आपका आ जाएगा सीधा सीधा 15,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री 15,000 की बुक कर ली है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं 15,000 कॉस्ट है और 15,000 ही हमने एनआरवी मानी। एनआरवी को जीरो नहीं माना, इवन दो वो गिवन नहीं है, आप उसे जीरो नहीं मान सकते। एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपके दिमाग में आ सकता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू है क्या। NRV is nothing but the value that you can realize from the market। आप नेट बेसिस पे अगर आज इस इन्वेंट्री को बेच ही दें तो कितना पैसा मिलेगा आपको। तो देखो कौन अपनी इन्वेंट्री रखना चाहता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। जो गुड्स सोल्ड नहीं हुए, तो क्या आप चाहेंगे आपकी सेल्स ना हो, ऐसा तो नहीं है ना। कोई तो मजबूरी रही होगी कि हमारे गुड्स सेल नहीं हुए, मे बी डिमांड नहीं है मार्केट में, मे बी मेरे पास वो चैनल्स नहीं है जिसके थ्रू मैं कस्टमर तक वो सामान आज ही पहुंचा सकूं ईयर एंड पे। तो इसीलिए हम, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी सेल्स रुक जाए। हम सब चाहते हैं सेल्स हो जाए। तो इन्वेंट्री क्यों रखना, कोई चाहेगा कि उसके यहाँ पे इन्वेंट्री ब्लॉक रहे, नहीं, सब चाहते हैं इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हो जाए। बट क्योंकि हम उसे बेच नहीं पाते, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के अगर आज बेचना पड़ जाए, इवन दो वी आर नॉट सेलिंग। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट बेसिस पे यानी पूरा पूरा आपको कितना मिल जाएगा अगर आप आज इसे मार्केट में निकाल दे। ये एक सोच होती है एनआरवी। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेल प्राइस। देखो आप ऑब्वियसली इसको बेचोगे तो सेल प्राइस 20,000 आएगा, बट हो सकता है आपको इमीडिएटली बेचना पड़े तो कुछ डिस्काउंट देना पड़े। इसका एक एग्जांपल ऐसे सोच सकते हो, जैसे रात को सब्जी वाला जा रहा है, उसको पता है उसकी सब्जी कल तक खराब हो जानी है, तो आज अगर कोई से रात को कस्टमर मिल जाता है तो वो उसे 20,000 की, जो 20 रुपए की सब्जी है, और उसको वो 15 रुपए में भी बेच के भागना चाहे तो वो बेच के चला जाएगा, या 16 में। तो वो चाहेगा कि चलो पूरा 20 का 20 नुकसान हो, इससे अच्छा कुछ तो मिल जाए। तो एनआरवी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर आप रियलाइज करना चाहें तो हो सकता है आपको यहाँ पे 4,000 का डिस्काउंट देना पड़े। तो आपकी एनआरवी कितनी हो जाएगी, 16,000। अब 16 और 15 में क्या कम है, 15 कम है, तो इसलिए हम 15 लेंगे। इसके पीछे भी लॉजिक है कि क्यों कम लेते हैं। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है अरे 16 तो तब बुक करना ना जब आपका आएगा। आज से खुशी क्यों मना रहे हो, जब बिकेगा तब देखना ना, तब तो एक्चुअल सेल्स होगी 20,000 की, फिर 20 बुक करना ना, 16 बुक करके करोगे क्या। लेकिन इसमें अगर उल्टा केस हो जाता है और अगर आपका 6,000 रुपए का आपको डिस्काउंट देना पड़े और इन्वेंट्री 14 की बिकेगी, तो ऐसे केस में इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट से भी कम बिक रही है। तो ऐसे में आपको प्रूडेंस जो कहता है नुकसान के लिए तैयार रहो और इनकम को तब बुक करो, खुशी तब बनाओ जब वो हो जाए। तो ऐसे केस में 14,000 हम यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, तो हम कम पे बुक करेंगे, फिर 15 पे बुक नहीं करेंगे। इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो लगता है, समझदारी। तो आपको इन शॉर्ट लोअर लेना है जो भी कम आ जाए, और एनआरवी को कभी भी नील नहीं मानना, क्योंकि एनआरवी कॉस्ट के इक्विवेलेंट तो होगी। हाँ उससे कम हो सकती है, बट कुछ ना कहो तो कॉस्ट के इक्विवेलेंट मान लेना। गॉट इट। आपको अपने वर्किंग नोट में एक तो प्रेजेंट करना है कि आपने इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकाली। इसके अलावा आपको यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 में ये दे देना कि आपकी नो एंट्री फॉर द अप्रूवल। अप्रूवल के लिए आपकी जो भी तारीख होगी, 15 तारीख, 20 तारीख, जिस भी दिन वो एंट्री थी, देख लेते हैं 25 तारीख, तो 25 की कोई एंट्री नहीं होगी। वहां ऊपर जर्नल में लिखने से अच्छा वर्किंग नोट पे लिखे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आंसर। ओके चलो, आई होप ये समझ में आया होगा, थोड़ा स्लो चला। इसके बाद इलिस्ट्रेशन 2 में चलते हैं। इलिस्ट्रेशन 2 जो है वो हमें बोलता है कि हमने यहाँ पर 10 फरवरी को सामान भेजा, हमने यहाँ पर कैजुअल सेल्स मानी, यानी भेजते वक्त ही क्या मान ली, नॉर्मल सेल्स मान ली, यानी सेल्स बुक करके ही भेजना है। अब यहाँ पे बोला है कॉस्ट
पे 25% है, तो कॉस्ट को मानो 100, प्रॉफिट को मानो 25, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है, इसलिए तो 100 अज्यूम करवा रहे हैं। तो आगे जा रहे हैं, सेल प्राइस बड़ा होता है तो प्लस करेंगे 125। हाँ, अगर रिवर्स होता तो फिर माइनस करते हैं, ठीक है। ओके, बट भेजते वक्त हमें सेल प्राइस नहीं दिया है इस बार क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस। तो पहले तो इसी को कन्वर्ट कर लो, 1,20,000 कॉस्ट के नीचे लिखो, तो हमें क्या चाहिए, सेल प्राइस। तो हम क्या बोलेंगे, 1,20,000 अपनी साइड को डिवाइड करते हैं, तो 100 डिवाइड करेंगे इस बार सेम साइड, और मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालना है 125 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 125, ये नीचे मैंने देख लिया 1.5 लाख रुपए आ रहा है, तो यहाँ पे 1.5 लाख की हमने सेल्स बुक कर ली, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स 1.5 लाख रुपए। तो भेजते वक्त मैंने 1.5 लाख की सेल्स मान ली। अब कहता है गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स 80,000। अब कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो सेल्स रिटर्न या सेल्स अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, 80,000 के रिटर्न कर दिए। उसके बाद बोला है कि आपके 40,000 तो अप्रूव हो गए। अब अगर अप्रूवल आ गया तो उसके लिए एंट्री हमें तो सेल्स मानना चाहिए था, बट सेल्स ऑलरेडी बुकड है, तो दोबारा से बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, नो एंट्री। इवन दो मैंने आपको सजेस्ट किया है, ये आप कहाँ लिखेंगे, वर्किंग नोट में, यहाँ नहीं लिखेंगे। देन इसके बाद उसने बोला है अभी भी 31 मार्च को अप्रूवल आनी बाकी है 30 की, और हमारी बुक्स 31 मार्च को ही क्लोज होती हैं, तो ये ईयर एंड है, एक बार ईयर एंड भी चेक कर लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 31/12 दे रखा है तो वो ईयर एंड ही है, हो सकता है बुक्स 31 मार्च को बुक हो रही हो। अब पूरे 1,50,000, यस, आपको 1,20 नहीं लेना है क्योंकि नीचे सब सेल प्राइस है, तो ऊपर भी सेल प्राइस ही लेना है। तो सेल प्राइस कितना है, 1.5 लाख, ऊपर यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, तो हमें सेल प्राइस लेना है। उस 1.5 लाख में से 80 का तो क्या आ गया, रिजेक्शन आ गया, 40 का अप्रूवल आ गया, कितने हो गए 80 और 40, 1,20, बचे 30। वैसे एक बात बताऊं, आगे चल के आईसीआई ने हमारे मॉड्यूल में एक गलती कर रखी है जहां पे बैलेंस फिगर गलत आ रहा है, तो आपको खुद निकालना चाहिए वैसे, बट क्योंकि 30,000 गिवन है, इस पे ना तो अप्रूवल है ना रिजेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। ओके, अगेन ये क्या दे है, सेल प्राइस, और इन्वेंट्री किस पे बुक होती है, कॉस्ट पे, और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। पहले सेल को रिवर्स तो कर दें, फिर आगे इन्वेंट्री बुक करेंगे। तो मैंने सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 30,000 की सेल्स को बुक कर लिया, ओके, रिवर्स कर दिया, सॉरी। अब इसके बाद आपको 30,000 की क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो फिर से वहीं पे जाएंगे अपना और देखेंगे अगर मेरा यहाँ पे सेल प्राइस कितना है 30,000, इस बार सेल प्राइस गिवन है इन्वेंट्री के लिए, पहले भेजते वक्त हमने कॉस्ट को कन्वर्ट किया था सेल प्राइस में, अब क्योंकि वो कॉस्ट पे गिवन था और मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए था, अब यहाँ पे इन्वेंट्री में मुझे कॉस्ट चाहिए, फिर से कन्वर्ट करेंगे। 30,000 के गुड्स थे जिसका सेल प्राइस था 30,000 ओनली, अब इसको हमने कैलकुलेट करना है कॉस्ट, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 125, सेम साइड से डिवाइड और दूसरी साइड से मल्टीप्लाई, ऑपोजिट साइड क्या होगी इसकी 100, ऐसा करेंगे तो मेरा जो 24,000 रुपए की इन्वेंट्री है वो आ जाएगी। ये मैंने टीआर गलत लिख दिया, यहाँ पे ट्रेडिंग आएगा, ठीक है, दिस इज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बुक हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। आपको दो चीज़ें प्रेजेंटेशन करनी है वर्किंग नोट में, पहला तो आपको ये जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब करके, एंड दूसरा जो आपने वर्किंग नोट देना है रिगार्डिंग नो एंट्री, ये भी आपको देना है, देन ओनली यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है और ऐसा हुआ भी है पास्ट में कि 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ओके, देन कम्स इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि इजी है। कहता है हमने गुड्स को कैजुअली सेल्स और रिटर्न पे भेजा, गुड्स की वर्थ कितनी थी 1.5 लाख, वर्थ बोल दे तो वो सेल प्राइस ही होता है, ठीक है, जब तक कॉस्ट ना बोले आपको कॉस्ट नहीं माननी। कहता है सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन सेल, वर्ड बोल दिया सेल, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार सेल प्राइस को 100 मानना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 33.33% हो जाएगा, तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, आपकी कॉस्ट आ जाएगी 66.67%। ओके, कहता है ये वो गुड्स हैं जो अभी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं और ये बुक्स क्लोज हो गई हैं, यानी टेक्निकली ये जो बचे हुए गुड्स होते हैं ना जिसपे अप्रूवल नहीं आई, अवेटिंग द अप्रूवल,
वो वाले हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ईयर एंड पे रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स को एंड इन्वेंट्री को बुक करना पड़ेगा। चलो इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 1.5 लाख रुपए मेरा क्या है सेल प्राइस, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 66.67%। इसको सॉल्व करेंगे 666, तो राउंड ऑफ करके आपको ऑटोमेटिकली ये जो आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 लाख। ठीक है, तो मैंने सेल्स को रिवर्स किया एंड इन्वेंट्री को बुक किया, ईयर एंड पे ये किया। अब कहता है एक्सपायरी के बाद कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर लिए 75% गुड्स ऑफ 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। तो कॉस्ट का 75% है, तो सेल का भी 75% लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि टेक्निकली 75% गुड्स की क्या हुई है यहाँ पे अप्रूवल हुई है। अब जब आपने ईयर एंड पे सब रिवर्स कर दिया, सेल्स खत्म कर दी ईयर एंड पे, तो अगर बाद में कंफर्मेशन आती है तो नए साल में, आने वाले साल में उसको रीबुक करना पड़ेगा। हाँ, रिजेक्शन हो जाती है फिर कोई एंट्री नहीं होगी, तो जो इस साल में होता था उसका टोटल रिवर्स होगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि आपने ईयर एंड पे सब उल्टा कर दिया, सब कैंसिल कर दिया, अब रीबुक करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, सेल्स को रीबुक करा है 1.5 लाख का 75%, 1,12,500। गॉट इट, इजी कॉन्सेप्ट। हाँ, जो बचे 25% है उसके लिए नो एंट्री, और ये आप वर्किंग नोट में देंगे। आई होप दिस इज क्लियर सो फार। इलिस्ट्रेशन 4 देखते हैं क्विकली। S Limited sends out its goods to the dealer on sale or return basis. The sales are treated as actual sales. Okay. Just before the end of the year. इससे समझ में आता है ये मेथड नंबर 1 है। 31/3 को ईयर एंड से पहले हमने 200 गुड्स भेजे थे डीलर को। कितने गुड्स थे? 200 गुड्स थे डीलर को, जिनका कॉस्ट प्राइस कितना था 200 और सेल प्राइस कितना था 250। तो आपने जब भेजा होगा तो कितने का बुक किया होगा आपने? 200 इंटू 250 सेल प्राइस पे। और जब इन्वेंट्री बुक करने की बारी आएगी तो जितना भी सामान आपका जो अप्रूवल जिस पे नहीं आई होगी उतनी क्वांटिटी इंटू आपका जो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 200 ही है, तो 200 गुड्स हैं फिलहाल, इतना तो पता है। आगे देखते हैं। कहता है जब भेजे गए इनको एक्चुअल सेल्स माना गया और अकाउंट इनका डेबिट कर दिया गया। अकाउंट डेबिट का मतलब ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, जो हम करते हैं ना भेजते वक्त, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, वही बात कर रहा है। ओके, कहता है इनमें से 50 गुड्स तो रिटर्न हो गए किस दिन? 31/3 को। अब देखो ये रिटर्न आखिरी दिन हुए हैं, तो इसकी एंट्री तो डलनी चाहिए। तो टेक्निकली हमने भेजे थे जब गुड्स सेंट हुए थे, हमें ये एंट्री नहीं करनी, इवन दो, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला है कि 31/3 की एंट्री ही चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, बट मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि 50,000 आपने सेल्स मानी होगी और ट्रेड रिसीवेबल। इसमें से 50 गुड्स के ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपने गुड्स वापस कर दिए, तो इनको रिवर्स कर देंगे। अब सेल्स रिटर्न आती है तो सेल प्राइस पे ही आएगी, वो तो सिर्फ इन्वेंट्री होती है कॉस्ट पे, बाकी सब सेल प्राइस पे होता है। तो 12,500 की आपने सेल्स रिटर्न ले ली। ओके, फिर कहता है 70 वर्ष सोल्ड, 70 तो सोल्ड हो गए, तो इसके लिए क्या होगी? देयर विल बी नो एंट्री। जो सोल्ड हो गए आखिरी दिन है, अभी देखो आखिरी दिन जब खत्म हो जाएगा तब हम एंट्री करेंगे, अभी तो आखिरी दिन यानी 31 तारीख को अप्रूवल आ गई, देयर इज नो नीड टू पास सेपरेट एंट्री। अब बात क्या रह गई कि बाकी गुड्स के लिए कोई अप्रूवल नहीं आया, तो 70 और 50 गुड्स आपके जो थे, इसमें से 50-70 अप्रूव हो गए, 50 रिजेक्ट हो गए, और टोटल कितने थे आपके? 200 गुड्स, राइट। तो आपके टोटल 80 गुड्स ऐसे हैं जिनका आपको ना तो अप्रूवल आया ना रिजेक्शन आया। तो 80 गुड्स को हमने क्या कर देना है, जिनकी सेल्स रिवर्स कर देनी है। तो 80 गुड्स, प्राइस क्या लेंगे? सेल प्राइस। यस, सेल्स रिवर्स करनी है भाई, तो सेल प्राइस लेना पड़ेगा, कॉस्ट मत ले लेना। तो 20,000 के गुड्स की सेल्स रिवर्स करी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई थिंक मैंने ये गलत कर दी है, यहाँ पे उल्टी एंट्री होनी है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, और इसके बाद इन्वेंट्रीज को बुक कर लेना है 16,000 पे। ये 16 कैसे है? जो 80 गुड्स थे उनकी कॉस्ट कितनी थी? 200। इस बार प्रॉफिट का कोई लॉजिक था नहीं, कॉस्ट डायरेक्टली गिवन थी पर पीस, तो उससे आंसर निकाल लिया। चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 5, 7 इलस्ट्रेशन है तो इसलिए घबराना मत, 3 इलस्ट्रेशन और है, 5, 6, 7। तो क्ले कंपनी सेंड्स आउट, कैली कंपनी सेंड्स आउट गुड्स
ऑन रिटर्न बेसिस, सारी सेल्स को हमने क्या मान लिया, एक्चुअल सेल्स मान लिया। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 100 कंटेनर्स ऐसे थे जिनकी कॉस्ट 900 थी। ओके, 900 के कंटेनर्स थे। ओके, कंटेनर्स की क्वांटिटी कितनी थी, 100। कहता है हैव बीन सेंट आउट टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 1200 से, यानी सेल प्राइस कितने का हो गया आपका, 1200 का। कहता है इसमें से ओनली 20 कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500, 1500 पे गुड्स को अप्रूव किया गया। तो सुनो, आपको ईयर एंड पे एडजस्टमेंट करनी है। ईयर एंड कैसे पता चला, इन्होंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और बैलेंस शीट के पर्पस से हमें बताओ। तो इन शॉर्ट वो ईयर एंड ही बोल रहा है, क्योंकि आखिरी दिन ही तो बनती हैं दोनों चीज़ें। कहता है कि पहली बात तो जब आपने भेजा होगा तो कितने के सामान आपने बुक करे होंगे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेके चल रहा हूँ। आपने ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स बुक किया होगा, और आपने 100 कंटेनर्स थे और उनको 1200 पे बुक किया होगा। ठीक है, 1,20,000 पे बुक किया होगा। अब इनमें से सिर्फ 20 ऐसे कंटेनर्स हैं जो एक्सेप्ट हुए हैं। तो जो एक्सेप्ट हुए हैं उन पे कोई एंट्री नहीं होती टेक्निकली, बिकॉज सेल्स बुक हो रखी है। बट इसने बोला है प्राइस इंक्रीज हो गया, वो 1500 पे एक्सेप्ट हुए हैं, यानी हायर प्राइस पे। तो मैंने 1200 तो बुक कर रखी है ना। 100 में से कितने हैं, सिर्फ 20 कंटेनर ऐसे हैं जो एक्सेप्ट हुए हैं, वो 1500 पे हुए। ठीक है, तो 100 में से 20 वालों को हमने और इंक्रीज करना है 300 रुपए से, क्योंकि 1200 तक तो वो बुक है, 300 रुपए और देने हैं उनके। तो मुझे फिर से ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स करना पड़ेगा, और इस बार 20 कंटेनर्स हैं और कितना प्राइस बुक करना है, 300। ये चीज समझो, ये एंट्री हो रखी है, हमें ये नहीं करनी। ईयर एंड पे क्या होगा, हमें सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर्स ने ज्यादा प्राइस पे एक्सेप्ट कर लिया। ज्यादा प्राइस पे एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब हमें सेल्स को 300 रुपए से और बुक करना है, क्योंकि 1200 से तो बुक हो ही रखी है। बट ऐसा सिर्फ 20 कंटेनर्स के लिए करना है, वो बचे हुए 70 कंटेनर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। गॉट इट? तो देखो, 20 कंटेनर्स की मैंने सेल्स बढ़ा दी और 6000 रुपये मैंने बुक कर लिए। गॉट इट? ये 6000 रुपये आ गया। व्हाट अबाउट आपके जो रिमेनिंग 80 कंटेनर्स है, सॉरी मैंने 70 बोल दिया था, 80 कंटेनर्स जो है वो आपके, अब उनका क्या करोगे? तो 80 कंटेनर्स को आपने क्या करना है, रिवर्स कर देना है। उनकी तो वैसे भी सेल प्राइस कभी इंक्रीज नहीं हुई थी, क्योंकि वो अप्रूव ही नहीं हुए। अब 70 पे ना कोई आंसर आया, ना रिजेक्शन आया, ना अप्रूवल आया, तो इनको ईयर एंड पे क्लोज कर दो। तो सेल्स को रिवर्स कर दिया और इन्वेंट्री बुक कर ली। ऑब्वियसली जब आप सेल बुक करोगे तो 1200 पे करोगे, इन्वेंट्री बुक करोगे तो 900 पे उसके कॉस्ट प्राइस पे करोगे। दिस वाज इजी, ऐसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 6 कहता है ई सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग 200 रुपये टू इट्स कस्टमर्स। कहता है हमने 200 रुपये के गुड्स को भेजा, सबको एक्चुअल सेल्स मान लिया, मेथड नंबर 1 है। कहता है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 300 ऑफ सच अकाउंटिंग मशीन वर सेंट आउट एट अ मशीन ऑफ 280। तो कॉस्ट 200 है, इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस कितना है हमारा, 280। कितनी मशीनें हैं, 300 मशीन्स हैं। गॉट इट? कहता है इसमें से 90 मशीन तो कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली 250 पे। इस बार प्राइस घट गया, तो आपने जब भेजा होगा तो आपने ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स बुक किया होगा, 300 मशीनें भेजी थी 280 पे। अब इसमें से 300 में से 90 मशीन्स ऐसी हैं जो अप्रूव हो गई। अप्रूवल पे टेक्निकली देयर शुड बी नो एंट्री, बट सिंस उन्होंने एक्सेप्ट करे हैं कम पे, 280 पे सेल मानी गई हमारे द्वारा भेजते वक्त, और उन्होंने एक्सेप्ट करी है 250 पे, तो हमें 30 रुपए से सेल को गिराना पड़ेगा। सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल कितने मशीन्स हैं, 90 मशीन्स हैं, और कितने की सेल्स गिरानी है, 30 रुपए की। 250 पे लेके आना है, 280 पे बुकड है ऑलरेडी, पूरी 100 की 100 बुकड है। उसमें से आपने क्या करना है, सिर्फ 90 की जो है मशीन्स की वैल्यू को गिराना है। गिरा दी हमने वैल्यू, ओके। अब व्हाट अबाउट रिमेनिंग 210? तो 210 पे कोई अप्रूवल नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है, और ईयर एंड आ गया, तो अब आपने क्या करना है, इनको रिवर्स कर देना है। तो देखो, पहले मैंने जो 90 मशीन्स थी 30 के हिसाब से रिवर्स किया, रिवर्स नहीं किया, सेल्स को डाउन किया। फिर जो बाकी 210 थी उस पर मुझे
कोई सेल्स बुक नहीं करनी। और 210 का प्राइस थोड़े ना घटा था, अप्रूवल थोड़े ना आई थी उनकी कि 250 पे रख लेंगे, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। तो 200 के 80, 280 के 280 पूरे ही क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री बुक करेंगे, जो कि इन्वेंट्री 280 पे ना होके कॉस्ट पे बुक होगी 200 रुपये पे, होगी 210 पे, क्योंकि उन्हीं पे ही हमारा अप्रूवल रिजेक्शन कुछ भी नहीं आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस करते हैं और फिर हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। ए लिमिटेड सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल, उसको हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिया, यानी एक्चुअल सेल्स मान दिया, मेथड नंबर 1 है। 31 तारीख को हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख के हैं, जिसमें से 7,000 अप्रूवल पे भेजे हैं। तो देखो टोटल ट्रेड रिसीवेबल आपके 1 लाख है, जिसमें से नॉर्मल कस्टमर्स भी और 7,000 ऐसे हैं जिनको अप्रूवल पे भेजा है। तो हमें तो 7,000 पे बात करनी है ना, 1 लाख में से 7,000 को अलग कर लो तो 93,000 पर हमें कोई पंगा नहीं है। ठीक है, कहता है जिन पे नो इंटीमेशन रिसीव हुई ड्यूरिंग द ईयर, इनको नॉर्मली कॉस्ट से 25% ऊपर बेचा जाता है। तो कॉस्ट को 100 मान लेना, तो प्रॉफिट आपका 25 आ जाएगा, तो सेल प्राइस आपका 125 आ जाएगा। ओके, कहता है वो व्यक्ति जो दोनों हैं 7,000 वाले, वो ये हैं 4,000 और 3,000 कितने हो गए, 7,000। तो पहली बात तो इनको रिवर्स करो, ये एंड आ गया, सेल्स डेबिट हो गए, ट्रेड रिसीवेबल। कुछ लोग यहाँ पे एक्स और वाई का नाम भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आप ट्रेड रिसीवेबल का नाम ओपन करके लिखना चाहते हैं, डेटर्स का नाम ओपन करके लिखना चाहते हैं, फाइन। ठीक है, 7,000 रुपये मैंने रिवर्स कर दिए। व्हाट अबाउट दिस इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री होगी कॉस्ट बुक। चलो 7,000 का हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल प्राइस को। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, ये आएगा 5600 रुपये। तो 5600 रुपये की मैंने इन्वेंट्री बुक कर ली कॉस्ट पे। इसके बाद कहता है नेक्स्ट ईयर हमारा 30 तारीख को एक्स ने तो अप्रूव कर दिया और वाई ने रिजेक्ट कर दिया। अब क्योंकि 10 तारीख को वाई ने रिजेक्ट कर दिया, उसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी। रीज़न इज़ कि हमने सेल्स को ऑलरेडी 31 मार्च को रिवर्स कर दिया था। तो अब अगर जब तक अप्रूवल नहीं आती हम रीबुक नहीं करेंगे। हमने अपनी पोजीशन को करेक्ट कर लिया है, सेल्स को रिवर्स मार के ईयर एंड पे। अब जब भी अप्रूवल आएगी तभी बुक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब रिजेक्शन आ गई तो देयर इज़ नो नीड फॉर रीबुकिंग द सेल्स। उससे रिटर्न भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्स तो रिवर्स हो ही गई थी। हाँ, फिजिकली गुड्स को उठा के जरूर लेके आना है, यानी इन्वेंट्री में पुट बैक जरूर करना है, बट इसके अलावा कोई और काम नहीं होगा। ठीक है, तो 10 तारीख की देखो मैंने इस बार कोई एंट्री नहीं लिखी। अब कौन सी एंट्री बची आपकी, जिस दिन उसने अप्रूवल दिया एक्स ने, 30 अप्रैल की। तो 30 अप्रैल की आपको फिर से रीबुकिंग करनी है सेल की 4,000 रुपये की। गॉट इट। और आपने वर्किंग नोट में यहाँ पे लिख देना है कि जो हमारे गुड्स जो 10 तारीख के थे उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज सेल्स ऑलरेडी ईयर एंड पे क्लोज हो चुकी थी। इसका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देखें। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट का एक पोर्शन, जिससे हमें एग्जामिनर को ये बताना होता है कि हम आपको पूरी बैलेंस शीट प्रेजेंट नहीं कर रहे, जिससे कि वो एक्सपेक्ट भी ना करें। तो ट्रेड रिसीवेबल आपका 1 लाख का है, जिसमें 7,000 तो घट गए, वाई ईयर एंड पे आपने उन्हें क्लोज बैक कर दिया, रिवर्स कर दिया ट्रेड रिसीवेबल्स को, सेल्स को भी रिवर्स कर दिया, तो 93 के बचे। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री क्वेश्चन में ऊपर दी है, ध्यान से देखें तो आप, एंड में दी है इन्वेंट्री 60,000। उस इन्वेंट्री में मैं क्या कर दूंगा, इन्वेंट्री तो मैं अपनी इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इन्वेंट्री मेरी कितने से बढ़ जाएगी, 5600 से। आपको पता है ना इन्वेंट्री हमने कॉस्ट पे बुक करी थी 5600 पे, बढ़ जाएगी वापस से सेल्स जो रिटर्न आ जाएगी और वो इन्वेंट्री बन जाएगी। तो सेल्स इन्वेंट्री मेरी बढ़ जाएगी इस बार इतना, और ये मेरा टोटल हो गया। मैंने नोट डाल दिया नीचे कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। और कोई दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ हूँ, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज गोइंग टू बी मेथड नंबर 2, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली सेल करते हैं गुड्स को। ठीक है, ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। सो फॉर दिस लेक्चर वी आर डन। अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।